गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का अब 12th क्लास का ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट बुक में हमारे सारे चैप्टर हो चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स हमने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल। मेजॉरिटी में इसका पार्ट इस साल बोर्ड के लिए कट गया है, तो इस वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इस साल बोर्ड में आएगा। रिमेनिंग अमाउंट अनलॉक जब खुलेगा, तो जब आप लोग क्लासेस में आओगे तब उसमें पढ़ाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये। उससे भी पहले ये देख लो, डी जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी पहली बात तो जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है, और डी सबसेल में ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। पहली वाली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। लास्ट है डी जेड स्क्वायर। डी में ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डबल डम्बेल शेप होती है। अगर लोब्स लाई करें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तब आप इसको नाम दोगे डी एक्स वाई। अगर ये लाई करें वाई और जेड के बीच में, तब आप इसको कहोगे डी वाई जेड। और अगर ये लोब्स लाई करें जेड और एक्स के बीच में, तब आप इसको कहोगे डी जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके लोब्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। अब बाकी जो डी ऑर्बिटल्स बची, उनके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, जिसके उसको हम नाम देंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जिसके जेड पे लाई करेंगे। पहला लोब भी जेड पे होगा, दूसरा भी जेड पे होगा। दिखाई आपको एक देगा इस टाइप से, ये भी जेड पे है, ये भी इसी के जस्ट ऊपर है। दिखाई एक देगा, उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं डी जेड स्क्वायर। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लोब्स लाई करते हैं एक्सिस के ऊपर। ये जो शुरू की 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं T2G, T2G। और लास्ट की जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम नाम देते हैं EG ऑर्बिटल्स। T2, इन 3 की एनर्जी आपस में इक्वल होती है, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस वाली हैं। इन दोनों की आपस में इक्वल होती है, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस वाली हैं। इनमें और इनमें एनर्जी का हल्का सा डिफरेंस होता है। शुरू की 3 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ट्रिपली। ट्रिपली मीन्स 3, और जी मीन्स होता है डी जनरेट। डी जनरेट मीन्स होता है इक्वल एनर्जी। और ई फॉर डबली, डबली मीन्स 2। शुरू की 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, लास्ट की 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए शुरू की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम बोलते हैं T2G, और लास्ट की 2 हैं उनको बोलते हैं EG। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट सेल की डी सब सेल में एंटर करेंगे, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल की डी में नहीं जाएगा, उससे एक अंदर वाली सेकेंड लास्ट। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जिंक, आपने इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब देखो n की वैल्यू तो 4 है, तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और n-1 यानी 4 - 1 3D में कितने हो गए 10। ये सेटिस्फाई हो रहा है।
क्रोमियम में आ जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए d4 की जगह d5 हो गया और 4s में जो 2 थे उसकी जगह 1 हो गया। तो देखो 1 और 5, यहाँ पर देखो 1 भी हो सकता है और यहाँ पर d में 5 भी हो सकते हैं। तो ये d ब्लॉक के एलिमेंट्स हुए। अब एक आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। वो सारे एलिमेंट जिनकी n-1d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हों। पार्शियली फिल्ड का मतलब हाफ फिल्ड नहीं होता है, पार्शियली फिल्ड का मतलब इनकम्प्लीट हो, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, 10 से कम इलेक्ट्रॉन हो। अब 10 से कम में 1 भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, अप टू 9 कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी n-1d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हो इन एटॉमिक स्टेट और इन सम आयनिक स्टेट, या तो एटॉमिक स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या आयनिक स्टेट में, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक से हल्का सा डिफरेंट है। n-s में 0 हो या 1 हो या 2 और n-1d में 0 से लेके 9 तक हो, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 10 हो गए तो वो फुल फिल्ड हो जाएगी और ट्रांजिशन में होनी चाहिए पार्शियली फिल्ड। मैंने एग्जाम्पल लिया वेनाडियम, एटॉमिक नंबर 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा देखो ये आ गया, सेटिस्फाई हो गया। हम आए कॉपर में, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यहाँ पे d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए कॉपर में। इसका मतलब ये ट्रांजिशन नहीं लग रहा है हमको एटॉमिक स्टेट में। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक क्यूपरस और ये क्यूपरिक। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4s में से, क्योंकि प्रैक्टिकली 4s बाहर होती है, वो 4th सेल में होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d10। अभी भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड आ रही है। अब एक और निकालो, अब वो d में से निकलेगा 9। अब इसने सेटिस्फाई कर दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसमें वो ट्रांजिशन नहीं शो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हम कॉपर को कंसीडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो या तो एटॉमिक स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो रहा हो या किसी भी आयनिक स्टेट में, तब हम उसको ट्रांजिशन बोल सकते हैं। ये है डेफिनेशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा गया है 4 सीरीज में। एक होती है 3D सीरीज। 3D सीरीज क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd में जाता है D में। 4D सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है। 5D सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है और 6D सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसमें बच्चों 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं और इसमें 10 एलिमेंट्स नहीं है। दिस इज अ इनकम्प्लीट सीरीज। 10 नहीं है, 7 है, 8 है। इसमें है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इसमें है इटर्नियम से लेके कैडमियम तक। इसमें एक एलिमेंट है लैंथिनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद जो 9 एलिमेंट हैं वो हाफनियम से लेके मरकरी तक।
इसमें एक है एक्टिनम 89। फोर्थ सीरीज में एक एलिमेंट है एक्टिनम जिसका एटॉमिक नंबर है 89। उसके बाद वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 और 105 है, एंड जहाँ तक की डिस्कवरी हो गई होगी ये होता है DB। वो सारे एलिमेंट्स जितने इसमें डिस्कवर हो गए होंगे, 10 नहीं है ये कंफर्म है, कितने हैं ये हमको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमको डिटेल में पढ़नी है 3D सीरीज के बारे में। 3D सीरीज हम लोग पढ़ भी चुके थे, 2 चैप्टर, एक सॉलिड स्टेट में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन करी थी और एक एक्सप्लेन करी थी कोऑर्डिनेशन में। पहली प्रॉपर्टी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu एंड Zn। एटॉमिक नंबर ये है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जाओगे, इसका हो जाएगा, मैं सिर्फ भार वाला लिख रहा हूँ, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, 4s2 3d10। अब D में 4 हैं, इनको 5 करेंगे क्योंकि हाफ फील्ड D ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं। यहाँ से एक इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से एक इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया। द इर्रेगुलरिटी इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर रेस्पेक्टिवली। क्रोमियम में D5 हो गया, इस वजह से यहाँ पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया। सिमिलरली कॉपर ने D9 से D10 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया, अब ये फुलफिल्ड हो गई और ज़्यादा स्टेबल हो गई। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट में या किसी भी आयन में या किसी भी कंपाउंड में डेवलप होती है 2 वजह से। पहली, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन करता है उस वजह से। दूसरी, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 वजह से होती है। एक तो होती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा मूवमेंट होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन 2 टाइप के मूवमेंट की वजह से डेवलप होती है। अब यहाँ पर हमको जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है वो सिर्फ 2 ही टाइप के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, स्पेसीज। एक तो पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3 या 4 जितने भी हों। डाया मैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये स्लाइटली रिपेल होते हैं मैग्नेट से, लेकिन वो रिपल्सन इतना कम होता है कि हमको ऑब्जर्व नहीं होता है। हम यही कह सकते हैं कि ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकली वो स्लाइटली रिपेल होते हैं। इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया Mn+2। Mn में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो पहले 2 4s में से जाएंगे। 4s में अगर नहीं हो पाते हैं पूरे तो फिर हम 3d में से निकालना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 4s0 3d5 4s, और अगर ये हम 3d की बात करें
तो 1 2 3 4 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 5। अब मैंने कहा Mn4+, अब हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं, तो 2 तो यहाँ से गए और 2 यहाँ से गए, तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ पे हो गए 3, ये हो गया 4s0 3d3। 3d में अगर आप देखोगे अब तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया Zn++, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो 4s में से 2 गए और 3d में से एक भी नहीं गया, यानी 4s में 0 हो गया और 3d में 10। अब इसमें अनपेयर्ड आप देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया डायामैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, और ये भी हुआ पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो डायामैग्नेटिक। सिंपल सी ये पहचान है हमारी। अब आप बात करो, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 3, इसमें अनपेयर्ड हो रहे हैं 5, दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन इसके अंदर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। उस पैरामैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू से, और म्यू को निकालने का ये फॉर्मूला है, वेयर म्यू इज नोन एज मैग्नेटिक मूवमेंट, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Bm इसका यूनिट है जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन, म्यू को बोल देते हैं स्पिन ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये स्पिन वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, ऑर्बिटल मोशन वाली नहीं बताता है, वो बहुत कम होती है, उसको नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ब्लॉक के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। ये हो गया स्पिन ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब अगर हम इसका म्यू निकालें, अब आप सोचो जरा, एन की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, 5 7 जा 35, यानी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया 35 बोर मैग्नेटोन। यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करो तो ये 3 और ये 5 अंडर रूट 15 हो गया। नेक्स्ट में n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सब कुछ 0 हो गया, इसका म्यू हो गया 0। तो आप किसी का भी म्यू निकाल सकते हो। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन आ जाता है, म्यू गिवन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूछे जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 5 आ गए, इसमें अगर पूछे जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3। अब जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, वन 2 3 4 5 6, ये अंडर रूट 3 होगा, ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, ये अंडर रूट 15, हम उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, अंडर रूट 24 35 अंडर रूट 48। अगर हम इनकी वैल्यू निकालें 1.732 आएगी अंडर रूट 3 की वैल्यू। अंडर रूट 8 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 2.828, अंडर रूट 15 की वैल्यू निकालेंगे 3.873,
√24 की वैल्यू निकालेंगे 4.899, √35 की वैल्यू 5.916, √48 की वैल्यू 6.928। आप एक बात देखो, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 6, डेसिमल से पहले वाला डिजिट। किसी का म्यू इतना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना है तो होंगे 4, ये है तो होंगे 3, ये है तो होंगे 2 और ये है तो होंगे 1। सपोज कर लो किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 11.979 है तो कंफर्म है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे 11। भले ही ये डिजिट पॉसिबल नहीं है इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया। किसी का म्यू है 9.891 तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9 होंगे। मतलब डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किसी का म्यू इतना है तो कंफर्म है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, किसी का अगर म्यू इतना आ गया तो 5 होंगे। अगर डेसिमल में गिवन है तो आप डायरेक्ट डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ऐसे है तब तो कैलकुलेट कर लोगे। इससे ज़्यादा वाला केसेस हैं ही नहीं तो उनको डिस्कस करने के बारे में कोई पॉइंट नहीं है। तो हमने इसमें डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ी, फिर 2 टाइप पढ़े T2G और EG, फिर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाएगा उनको हम डी ब्लॉक बोलेंगे। फिर हमने ट्रांजिशन पढ़ा, हल्का सा डिफरेंस है, जिनकी n-1d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। n-1d ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हों आइदर इन एटॉमिक स्टेट और इन आयनिक स्टेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में 9 होंगे, 1 से लेके 9, 10 नहीं हो सकते ट्रांजिशन में। क्यों? क्योंकि अगर 10 हो जाएंगे तो वो हो जाएगा फुल फिल्ड, और जबकि डी ऑर्बिटल होनी चाहिए हाफ फील्ड। हम इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 13 प्रॉपर्टीज हैं हमारी बुक में, जिसमें से हमने 2 आज डिस्कस करी। पहली डिस्कस करी इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी डिस्कस करी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये हम बहुत कर चुके हैं, डी एंड उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी, और सॉलिड स्टेट में भी बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मैं इसकी और एक्सरसाइज आपको नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।